हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिके स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 2 टेस्ट सीरीज जो है आपको सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन लिए थे। कुल मिला के 40 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। तो इसके आगे अब हम सॉल्व कराते हैं 41 क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 20 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे, कुल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, हमने ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अभी, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। आगे चलते हैं हम 41 क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमने ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखी तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन जो है सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पैटर्न से आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और आप भी जो है अपने माइंड लगा कर यहाँ पे बताना है कि क्या क्वेश्चन सही हो सकता है। उसके बाद हम उस आंसर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कक्षा के सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा। ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तो जिसके बच्चे आंख मूंदकर अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसके बच्चे शिक्षक को डांटने पर तत्काल शांत हो जाते हैं, जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। और हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ये है कि जिसके बच्चे अध्यापक की अनुपस्थिति में शांत रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम आंसर बता दें। जो आंसर सही है कि जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। देखिए, हम किसी बच्चों को डांटेंगे नहीं और आँख मूंद कर उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, और ये वाला हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही बन जाता है 41 का गा वाला सही बन जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है, अध्यापक को चाहिए कि वह उस छात्र को कक्षा में बोलने की अवसर न दे, गलत उच्चारण की उपेक्षा करे, क्योंकि छात्र को उच्चारण की गलती के लिए टोका जाए तो छात्र लज्जित होगा। उस शब्द को सही उच्चारण बताएं और उस छात्र से सही उच्चारण दोहराने को कहें। दूसरे छात्र की सहायता से उस शब्द को सही उच्चारण कराएं और छात्र को दोहराने को कहें। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। उस छात्र को कक्षा में बोलने का अवसर ना दें। बिल्कुल ये गलत है। गलत उच्चारण की उपेक्षा करें, उपेक्षा भी नहीं करेंगे। उस शब्द को सही उच्चारण बताएं और उस छात्र को सही उच्चारण दोहराने को कहें। देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन आगे चलते हैं कि क्या सही ऑप्शन हमारा बनेगा सटीक। देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन है कि दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराएं और छात्र को दोहराने को कहें। देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा बनता है ये वाला, ये ज़्यादा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे हम तीसरे ऑप्शन को सही इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बच्चे के द्वारा किसी भाषा को बोलने के लिए सही शब्द उच्चारण के कहेंगे तो उससे बच्चे अपने अंदर सोचेंगे कि ये बच्चा बोल पा रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर बनेगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 42वें का। चलिए हम आगे देते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की बच्चे जो गृह कार्य करके लाते हैं उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जाँचता तो क्या हानि होती है। ऑप्शन हमारा ये है कि बच्चे गृह कार्य को करने में अनियमितता हो जाते हैं, कुछ बच्चे को दूसरे बच्चे के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाता है, बच्चे गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चे जो गृह कार्य करके लाते हैं उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जाँचता तो उसका क्या हानि होगा। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे उसे जो है लिख के आते हैं और टीचर उसे नहीं जांचता है तो इससे क्या हानि होगी। तो बच्चे गृह कार्य को अनियमितता हो जाएंगे। सही है। कुछ बच्चे को दूसरे बच्चों के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाता है, बच्चे को गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं, उपरोक्त सभी। ये सारे जो हमारे हैं ये सारे सही हैं, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन सही बन जाता है। आगे चल दिए देखते हैं 44वें नंबर का क्वेश्चन की कक्षा में छात्र जब कक्षा
कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? आराम से अपनी सीट पे बैठे रहना चाहिए। कक्षा में घूमकर छात्रों को कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। कक्षा में पीछे की सीट पर बैठकर छात्रों को कार्य करने देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप बताने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है वो हमारा ऑप्शन सही बन जाता है कि कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्य को निरीक्षण करना चाहिए। ये वाला हमारा सही ऑप्शन बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन कि जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा। देखिए ये सही है। आगे देखते हैं कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा। ठीक, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन ऊपर। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या? शिक्षा एक त्रिकोणीय ये प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। तो देखिए ये किसने कहा, पहले बता देते हैं कि शिक्षा त्रिकोणीय प्रक्रिया है। ये जो है हमारे कहे हैं जॉन ड्यूवी ने। किसने कहा? ये कहा है जॉन ड्यूवी ने कहा। किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने कहा कि शिक्षा त्रिकोणमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए इस प्रक्रिया में जो है 3 लोग शामिल होते हैं। वो जो शामिल होते हैं वो हमारे शामिल होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है। देखिए हम एक बार इसको बना के दिखा देते हैं कि इन्होंने बताया कि इस जो है त्रिमुखी प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक और जो है छात्र शामिल होते हैं और हमारे शिक्षक लोग शामिल होते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम लिख देते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, किताबी में इसको पाठ्यक्रम में ही मिलेगा, लेकिन पाठ्यक्रम में जो है इसको आपको सामाजिक विषय भी, कहीं सामाजिक विषय या सामाजिक परिवेश भी लिखा मिलता है। तो इससे आप जो है घबराएं ना, जहाँ भी पाठ्यक्रम मिले वो भी सही होगा, अगर सामाजिक परिवेश मिले तो वो भी सही होगा। तो ये किसने कहा? ये जॉन ड्यूवी ने कहा है कि जो है शिक्षा त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है वो सही बन जाता है, यानी कि का वाला ऑप्शन सही बन जाता है। अब हम जानते हैं कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया, ये किसने कहा? तो शिक्षा जो है दो मुखी प्रक्रिया है। ये जो है कहे हैं हमारे एडम्स जी ने। किसने कहा? एडम्स और रॉस ने कहा है कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है। इस दो मुखी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? वो शामिल होते हैं दो मुखी प्रक्रिया में केवल शिक्षक शामिल होते हैं और जो है शामिल होता है जो बच्चा होता है, यानी कि स्टूडेंट शामिल होता है। तो ये दो मुखी प्रक्रिया कहने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे एडम्स और रॉस थे। दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी राय दिया है कि शिक्षक जो है दो मुखी प्रक्रिया, शिक्षक और स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है और इसको जो है दिया है जॉन ड्यूवी ने दिया है कि छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश अगर इनको बराबर मिलेगा तो जो है शिक्षा बच्चों को बराबर जो है प्रोग्रेस करने में मदद मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि हमारा जो है 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में फार्वेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो है थ्योरी से क्वेश्चन भी है और आपको पेडागोजी से सेक्शन से भी क्वेश्चन ज़्यादा मिल पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बता रहे हैं, जो हमारे 1-2 सीरीज सॉल्व हो चुका है, तीसरी सीरीज चल रहा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सब सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में फार्वेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, किसमें था वो यहाँ पे बताना है। तो वो था जो शिक्षा के क्षेत्र में फार्वेल जी का जो योगदान था वो था किंडरगार्टन पद्धति में थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से अधिक सीखते हैं, इसलिए इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति के जनक भी माना जाता है फार्वेल जी को। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 48वें नंबर का क्वेश्चन जो है कि जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनके प्रायः उत्तर सही होते हैं, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से क्या ज़्यादा सही ऑप्शन बन जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आम चाल की भाषा में अगर हम कहें तो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चारों लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा है गा वाला। तो हमारा गा वाला ऑप्शन सही है कि भैया जो बच्चे हाथ उठाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही आंसर जो है दे, गलत भी उनका आंसर हो सकता है, इसलिए उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह सही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप जो है क्या करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है भैया कि
छात्रों को सही उत्तर बता देंगे, अन्य छात्रों को भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे। देखिए एक यहाँ पे हम आपको हिंट दे देंगे कि जो इसमें अवसर देने की बात या प्रोत्साहन देने की बात कही जाएगी वो ज़्यादा विकल्प हमारा सबसे बेस्ट बनेगा, लेकिन आपको ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि केवल उन्हीं छात्रों से उसका उत्तर पूछेंगे जो उत्तर देने के लिए हाथ उठाएंगे। देखिए केवल आप प्रश्न जो है हमारा निगेटिव बन जाता है, इसलिए जहाँ पे केवल लिखा हो उसको तो पहले हम निगलेक्ट कर देंगे। कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। देखिए यहाँ पे कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उनसे प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही बन जाता है कि अन्य छात्रों को भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे। देखिए यहाँ पे मतलब कि एक पॉजिटिव थिंकिंग ये बन जाती है कि अगर वो बच्चा जो है उत्तर अगर सही नहीं दिया है तो दूसरे बच्चे अगर उसका उत्तर सही दे देते हैं तो यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे से प्रभावित होगा और वो समझेगा ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बन जाता है वो वाला बन जाता है खा कि अन्य छात्रों के भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे। ये शिक्षक की भूमिका होगी। तो चलिए हम बात करते हैं 50वें क्वेश्चन के ऊपर कि बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम करना लाभदायक होता है? पैराग्राफ लेखन, निबंध लेखन का और खा दोनों। देखिए बच्चे का हम अगर जो है कुछ बात उनको समझने के लिए अगर सोचेंगे कि बच्चे को कैसे समझें कि वो अपने क्वेश्चन को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सकें, तो उनके लिए हम यही करेंगे भैया, या तो पैराग्राफ वन लाइनर जो है क्वेश्चन दे देंगे या निबंध लेखन। जो निबंध लेखन होता है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें बच्चे की पूरी व्याख्या लिखी होती है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे शिक्षक को समझ में आ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, गा वाला ऑप्शन देखिए, का और खा दोनों, तो हमारे ही ऑप्शन सही बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे 51वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, इससे आप ये समझेंगे। कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, इससे आप ये समझेंगे। पढ़ाई रोचक बन जाती है या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो है अगर क्लास में हम सीधे टॉपिक वाइज टॉपिक चलते रहेंगे तो बच्चों को बोरिंग महसूस होगा, उससे जो है थोड़ी सी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी बोर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मनोरंजन होना जो लिखी गई है बात वो क्वेश्चन में सही है और इस हिसाब से बच्चे जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है बच्चे के लिए कि पढ़ाई जो होती है वो रोचक बन जाती है और बच्चों का मन भी लगता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इस तरह से क्वेश्चन आंसर अगर आप पाना चाहते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके और आप जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा ना बात करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 52 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? तो देखिए प्रौढ़ की शिक्षा से कार्यक्रम से इसका कोई मतलब नहीं है। विकलांग की शिक्षा के कार्यक्रम से हाँ ये है। मेधावी छात्रों की शिक्षा कार्यक्रम से खा तथा गा दोनों। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मेधावी छात्रों को भी तो शिक्षा के कार्यक्रम से ये भी हो सकता है, खा और गा दोनों हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे खा और गा दोनों नहीं हो सकता क्योंकि मेधावी जो छात्र होते हैं वो जो मेधावी में गिनती उनकी गिनी जाती है वो सबसे तेज होते हैं, वो अलग ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन पूछा गया है वो केवल जो है यहाँ पे विकलांग की शिक्षा के कार्यक्रम से होगा, इसलिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है खा वाला। देखिए अगर यहाँ पे इसी के स्थान पे मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर पिछड़ी बच्चों के लिए अगर लिखा होता तो ये हमारा दो ऑप्शन सही बन जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, पर मेधावी छात्र लिखा है। मेधावी छात्र पूरा जो है ये अलग हो जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो खा वाला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम कि 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। कब बढ़ती है? अध्यापक के व्यक्तिगत से या छात्रों को सहयोग से या जो है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से या अनुशासन पालन से। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा कि छात्रों को सहयोग से, लेकिन नहीं। देखिए जो शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे अगर
शिक्षण सामग्री अगर अच्छी रहेगी शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, तो जो है ये वाला हमारा ऑप्शन ज़्यादा सही बन जाता है, क्योंकि शिक्षण सामग्री जो होती है, जो उपकरण होता है, वही बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन देता है कि बच्चों को समझ में चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से समझाया जाए, किस चीज़ का उपकरण को वहाँ प्रयोग करना सही रहेगा। तो ये जो हमारा गा वाला ऑप्शन बन जाता है, यही वाला हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। अब चलते हैं हम छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मानसिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरा बच्चे पर ही डिपेंड वाले क्वेश्चन है कि बच्चों को आप किस तरह से डील करेंगे, बच्चों को आप किस प्रकार से जो है अपनी बातों को समझाने का प्रोत्साहन करेंगे और कैसे कैसे जो है बच्चों को हम उनके वातावरण में रखेंगे। तो बच्चे को पॉजिटिव बेस से लेके जो है उनको हमें यहाँ पे चलना है और उन्हीं के अनुसार से हमें उनको जो है यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावक को भेजने से क्या लाभ होता है। कोई लाभ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई लाभ नहीं होता, ऐसा तो हो नहीं सकता। लाभ के बजाय हानि की आशंका होती है। ऐसा नहीं है कि हानि होगी अगर हम रिपोर्ट भेजेंगे। अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्रों की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहेगा। देखिए ये हमारा जो है थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हम लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि छात्र के प्रति शिक्षक की उत्तरदायित्व तो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभिभावक से बात करने के बाद कर रहा है, तो इसी के बेस से हम आंसर देंगे। तो हमारा जो गा वाला ऑप्शन बन जाता है वो सही बन जाता है कि अध्यापक और अभिभावक के बीच जो है छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स कि बुद्धि लब्धि परीक्षण का आंदोलन अग्रदूत कौन थे। तो देखिए यहाँ पे सभी को पता है कि जो है IQ जो दिया गया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो दिया गया था वो दिया गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी। तो देखिए जो हमारे समस्या शारीरिक फिजिकल रूप से जो होंगे उनके लिए क्या समस्या है उसके बारे में पूछा गया कि विशेष सवारी की होगी। तो हाँ, जो डिसेबिलिटी रहेंगी, जो विकलांग रहेंगे, सवारी की भी होगी। अक्सर गैर हाजिरी, ये भी जो है उनकी शिक्षा में असर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सीधे दिया गया है घा वाला कि का और खा दोनों, तो यही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। अब हम फ्रेंड बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे। तो क्लास में कोई बच्चा जो गलत उत्तर दे देता है, ऐसे में बच्चे हंसते हैं, ये आम बात है, सही बात है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो है यहाँ पे बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन क्या है, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी जो है सभी से गलती होती है। हाँ ये सही है, ऐसा उन्हें कहना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि हमारा और जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है भैया कि इस घटना को अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो पिटोगे। देखिए यहाँ पे हम धमकी कोई बच्चों को देंगे नहीं। तो सबसे जो पॉजिटिव हमारा बन जाता है, देखिए ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है, हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो का वाला ऑप्शन हमारा सही बिल्कुल बन जाता है। तो देखिए का वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही बन जाता है। आगे हम बात करते हैं 58 क्वेश्चन के ऊपर कि छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की शंका होती है। देखिए अनुशासन की समस्या, छात्रों को अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या। देखिए अगर छात्रों में निराशा हो और जो है रुचि भी ना हो, अभाव उसका हो छात्रों में, तो ये भी शंका जो है उनमें पैदा हो सकती है। अनुशासन की समस्या ये भी हो सकती है। छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या ये भी रहेगी जब रुचि नहीं रहेगी। परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या अगर ये भी रहेगी तो बच्चे में जो है ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट नहीं, हमारा 59 नंबर जो क्वेश्चन है, विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग के अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा के छात्रों को कहना चाहिए कि वे पाठ्य पुस्तक उस पृष्ठ को खोलकर देखें जहां उसका प्रयोग विधि का वर्णन है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि चाहिए कि वह छात्रों को बता दें कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया और अब अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ और क्या गलती हुई है। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव ले जाता है। लेकिन आगे देख लेते हैं ऑप्शन इसके कि छात्रों को यह नहीं बताना चाहिए
कि प्रयोग असफल हो गया और वही प्रयोग फिर से करना चाहिए। देखिए ऐसा हम उनके मन में जो है आशंका पैदा नहीं करेंगे, आशंका वाली भावना। हम उनसे सीधे सीधे बता देंगे कि भैया उन्हें चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग अभी सफल नहीं हो पाया और अब जो है अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें क्या गलती हुई है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे, जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि 60 वाला क्वेश्चन की प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं कि शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। उस प्रश्न के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। आगे देखिए कह रहे हैं कि बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों का एक से मिलाकर पूछा जाए। तो देखिए अगर 2 ऐसे तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो 2 प्रश्न का उत्तर ऐसे कैसे मिला देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब एक गलत हो जाएगा तो प्रूफ सभी होगा नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि छात्रों को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। देखिए ये सही हो सकता है, लेकिन इस दोनों में कौन सा बेस्ट है यहाँ पे देखना है कि प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने का मौका देना चाहिए, जिससे उसके बाद छात्रों को उत्तर देने को कहिए। तो यही वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की सीरीज का जो है 20 क्वेश्चन आंसर जो हमने पेडागोजी सेक्शन से लिया था, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको जान समझ आपके अंदर पैदा कर देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें उसका सवालों का जवाब देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को, इस MK स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।